जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज का ये स्ट्रेटेजी वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो सीटेट को बार बार दे रहे हैं फिर भी फेल हो रहे हैं, और दूसरा उन लोगों के लिए भी है जो सीटेट एग्जाम में पहली बार अपीयर हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि सीटेट का रिजल्ट 10 से 15% से ज़्यादा नहीं रह रहा है, यानी आज भी 80 से 85% स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है आप भी जानते होंगे। 150 में 82 या 90 नंबर लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है इसके पैटर्न को और इसके लेवल को समझने में, टाइम मैनेजमेंट में। तो इन्हीं सब बातों का जो सलूशन है वो हमने यहाँ पर 3 मास्टर स्ट्रेटजी बताई हैं। कुछ यहाँ पर आपको डिस्कस करेंगे कि आपको इन 7 दिनों में क्या करना है, और कुछ आपकी जो प्लान्स होंगे वो ड्यूरिंग एग्जाम आपको क्या करना है। अगर इन दोनों बातों को आप फॉलो कर लेते हैं, और यहाँ पर 75 टैग वर्ड्स भी हम आपको देंगे, तो कहीं ना कहीं इसी वीडियो से, मात्र इस वीडियो से आपको पास होने से रोक नहीं सकता है, अगर आप थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ, पेशेंस के साथ इस वीडियो को देख लेते हैं, और वो आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ इसमें दम है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए, बात करें यहां पर, अगर हम पहला पॉइंट देखें तो यहां पर हमने लिख रखा है कि 150 क्वेश्चन है और 150 मिनट्स आपको मिलेंगे। आपको भी पता है इतना टाइम आपको मिलेगा। इससे हमें क्या पता चलता है? हमें यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं टाइम तो हमारे पास पर्याप्त है, बस हम टाइम का मैनेजमेंट सही से नहीं कर पा रहे हैं। टाइम का मैनेजमेंट सही से नहीं कर पा रहे हैं। जब हम पढ़ते थे तो हमारे सर भी बोला करते थे कि जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है वो भले ही एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस को ना लगा पाता हो, लेकिन ट्रेन में आते आते, घर तक आते आते उसके मैक्सिमम क्वेश्चन या डाउट्स जो होते थे वो क्लियर हो जाते थे। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम हॉल में उस टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता था, प्रेशर की वजह से। किसकी वजह से? प्रेशर की वजह से। और जब प्रेशर क्रिएट हो जाता है, आप भी जानते होंगे, संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है। ठीक है, ये बातें आप जानते होंगे। लेकिन यहां पर हम आपको क्या बताने वाले वो देखिए। सबसे पहली बात है, क्वेश्चंस को बार बार नहीं पढ़ना है। बहुत ज्यादा गलती जो सीटेट में होती है वो होती है किसी एक क्वेश्चन को बार बार पढ़ना, क्योंकि आप भी जानते होंगे क्वेश्चन लेंदी रहता है, और लेंदी रहने की वजह से हम बार बार पढ़ते हैं। तो यहां पर हमें करना क्या है? देखिए, पहली बार में ही पढ़िए, पहली बार में ही पढ़िए। उसको ऐसा मत करिए कि आपने पढ़ लिया है, आपको समझ में नहीं आया, चलो इसको बाद में देखेंगे, और आप किसी अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। इससे आपने जो पहली बार पढ़ा है वो टाइम आपका वेस्ट हो गया, और जब भी आप दोबारा उसको करने आओगे तब भी आप उसको दोबारा से पढ़ोगे, और कहीं ना कहीं टाइम दोबारा से जाएगा, और क्वेश्चन बड़े होते तो टाइम खर्च होगा आपका। दूसरा क्या होता है कि हम क्वेश्चन को बहुत ही मन से नहीं पढ़ते हैं। मन से मेरा मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं पढ़ते हैं। जब आप अंडरस्टैंडिंग के साथ क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं तो एक ही क्वेश्चन आपको बार बार पढ़ना पड़ता हो। अभी आप लगाते होंगे पीवाईक्यू, वहां भी आप देखते होंगे कि आप एक क्वेश्चन उठाते हो, आपने एक बार पढ़ा, नहीं समझ में आया, फिर से 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा। क्यों? क्योंकि आप अगर पहली बार उसको फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ते कि वो क्या कह रहा, भले ही स्पीड वहां पर थोड़ी सी स्लो रखते, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ते तो दिक्कत ये नहीं आती, यानी बार बार यहां पर नहीं पढ़ना पड़ता। तो 2 बातें याद रखनी है, क्वेश्चन पढ़ करके हमें आगे के लिए नहीं छोड़ना है। ज्यादातर यही कोशिश करिए कि हमें उसी टाइम पे उसको अटेम्प्ट करना है। 1-2 क्वेश्चन छूट जाए तो वो बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन को उसी टाइम पर आप अटेम्प्ट कीजिए। दूसरा, हमें एक ही बार में पढ़ना है, बट विद अंडरस्टैंडिंग पढ़ना है, ताकि हमें बार बार उसको पढ़ने के लिए समझना ना पड़े। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पढ़ने की एक बात आपको आ गई। यहां से आपका टाइम मैनेजमेंट बढ़ेगा, टाइम आपके पास बचेगा, यानी आपका प्रेशर कम होगा। दूसरी बात क्या है? देखिए, अगर हम देखें, जैसा रिवीजन वैसा सीक्वेंस में पेपर अटेम्प्ट करो। आप पीवाईक्यू लगा रहे होंगे, आप कुछ भी अपने घर पे लगा रहे होंगे, तो कोशिश करिए जो यहां पर आप पैटर्न अपना रहे हैं, जो पैटर्न यहां पर आप अपना रहे हैं, सपोज आप सीडीपी पहले करते हैं, आप सीडीपी करते हैं, इसके बाद आप मैथ्स कर रहे हैं, इसके बाद आप मैथ्स कर रहे हैं, फिर आप लैंग्वेज कर रहे हैं, तो जिस पैटर्न में आप पेपर के यहां पर अनसॉल्व लगा रहे हैं, मॉडल पेपर लगा रहे हैं, उसी पैटर्न को आप पेपर में भी फॉलो कीजिए। उसका एक बहुत साइकोलॉजिकल बेनिफिट आपको मिलता है कि चीजें आपको जैसा यहाँ रिदम बनी होती वैसी ही रिदम वहां पर आपको समझ में आती है। वहां पर भाग कैसे भी आए, जैसा आप यहाँ लगा रहे हो वैसा ही वहां पर फॉलो कीजिए। ये बहुत जरूरी हो जाता है। पहली बात ये। दूसरी बात ये, इसको भी जो आप पीवाईक्यू लगा रहे हैं, इसके भी लगाने का एक तरीका होता है। जो आप शुरुआत करेंगे वो अपने स्ट्रांग पार्ट से करेंगे। इसका मतलब समझिए, अगर आपकी सीडीपी अच्छी है तो यहां पर भी जो पीवाईक्यू लगाइए आप सीडीपी से लगाइए। इसके बाद अगर आपको लगता है आपकी मैथ्स अच्छी है तो मैथ्स लगाइए, लैंग्वेज लगाइए। मतलब जो पार्ट्स आपका अच्छा है उसी पार्ट को आप पहले कीजिए। इसका भी बेनिफिट क्या मिलता है आप सभी जानते होंगे। जब चीजें अच्छी हो रही होती हैं, जब चीजें अच्छी हो रही होती हैं तो ना आने वाली चीज भी आपको आ जाती है। लेकिन कभी कभी होता है कि आप इतने ज्यादा, ये तो हमसे कई बार, हमसे भी एसएससी वगैरह एग्जाम में हो चुका
चुका है कि मतलब आपसे अगर चीजें गलत होने लगे शुरुआत से, तो आने वाली सरल चीजें भी जो आपको पता है वो भी गलत होने की संभावना, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसका सिर्फ यही मतलब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अपने स्ट्रॉन्ग पार्ट से जब आप शुरुआत करेंगे, दैट मीन्स वहां पर आप 80 से 90% पेपर को सही सॉल्व कर लेंगे और आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, तो फिर आप आगे बढ़ेंगे तो चीजें आराम से आप हैंडल करेंगे, आपको हौच पौच नहीं होगी। तो ये दो बातें हैं, बार बार नहीं पढ़ना है और स्ट्रॉन्ग पार्ट से शुरुआत करनी है, और जैसा यहां आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसी पैटर्न में आपको पेपर को भी अटेम्प्ट करना है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, हर सेक्शन के बाद ओएमआर फिल करनी। देखिए बहुत से लोग होते हैं जो ये करते हैं कि हम 150 क्वेश्चन कर लेंगे, इसके बाद बैठ के आराम से ओएमआर को फिल करेंगे। नहीं, ये आप पे बर्डन फील कराएगा। जब आप ओएमआर को छोड़ के चलेंगे तो आप पर एक बर्डन रहेगा कि आपको 150 ओवल काले करने हैं, तो ये एक बर्डन क्रिएट होगा आपके ऊपर, आप जब क्वेश्चन लास्ट वाले पढ़ रहे होंगे। तो यहां पर करना क्या है, आपने एक पोर्शन लगाया 30 क्वेश्चंस का, 30 क्वेश्चन लगाने के बाद उसकी ओएमआर को फिल कर दीजिए। जब ओएमआर को फिल कर देंगे, हाँ हो सकता है यहां पर आपने एक दो क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आए वो छोड़ रखे हो, तो छुट्टे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि यहां पर अटेम्प्ट करो, और अटेम्प्ट करने के बाद वो पर सेक्शन आप इसकी ओएमआर को फिल कर दो। इससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा आपको। जब लास्ट अपने खंड में होंगे, यानी कि 5वें सेक्शन में आप होंगे, तो वहां कोई टेंशन नहीं होगी, 4 खंड आप ऑलरेडी अपने ओवल भर चुके होंगे, ठीक है, ओएमआर को फिल कर चुके होंगे, ठीक है। समझकर आंसर लगाना है, बाद के लिए छोड़ना नहीं है। वही बात जो हमने आपको बताई है, एक ही बार पढ़िए, समझिए और आंसर करिए। आप बाद के लिए पोस्टपोन मत करिए, इतना टाइम नहीं होता, लेंदी क्वेश्चंस होते हैं। तो यहां पर पहले पेज में फर्स्ट स्ट्रेटजी यही है कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आपको क्या करना है, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आपको जो करना है वो हमने यहां पर आपको लिख रखा है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगली स्ट्रेटजी क्या है हमारी, स्ट्रेटजी नंबर 2 देखिए, और बहुत जरूरी है। ये चीजें सिर्फ ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, 2011 से हम सीटेट को दे रहे हैं, इवन यूपी टेट को भी दे रहे हैं, तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस है ऑफलाइन टीचिंग का, और हमारे खुद के एग्जाम में बैठने का, अपीयर होने का बहुत लंबा अनुभव है। तो उस अनुभव के आधार पर हम आपको बता पा रहे हैं कि किस तरह से चीजें चलती हैं। अगर इस तरह से आप फॉलो करोगे, और हम डैम श्योर कह रहे हैं कि आप ये देखिए लास्ट तक वीडियो, अभी हम आपको जब 75 टैग वर्ड्स पॉजिटिव निगेटिव बताएंगे और जब उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो आपका जो सीडीपी है, सीडीपी जो कि टोटल अगर हम मिला के बताएं तो विद पेडागोजी 90 मार्क्स की आएगी। अगर फैक्चुअल क्वेश्चन यहां से हम हटा भी देंगे, तब भी आपके 60-65 क्वेश्चन आप आराम से मात्र यहीं के वीडियो से आप कर ले जाओगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अचीवेबल स्कोर है। देखिए ऐसा नहीं है कि आप पास नहीं हो सकते हो भाई, 82-90 नंबर लाना 150 में बहुत बड़ी बात नहीं है। तो पहले तो ये मान के चलिए कि अचीवेबल है। लोग वास्तव में 7-7 दिन में पढ़कर, 10-10 दिन में पढ़कर भी इस स्कोर को अचीव कर रहे हैं। ऐसा नहीं, हमारे देखे हुए स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो ये अचीवेबल है, यहाँ पर कोई डाउट ना रहे आपके अंदर कि नहीं बहुत ज्यादा इसको हमें हमारा जो स्कोरिंग मार्क्स है वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो पहले तो ये चीज क्लियर कर लें, ठीक है। दूसरा क्या है, अब अचीवेबल क्यों है, हमने क्यों ऐसा कहा कि अचीवेबल है। देखिए क्यों है ये अचीवेबल। पेडागोजी आपकी टोटल मिला के विद सीडीपी कितने मार्क्स की हो जाती है, 90 मार्क्स की होती है। 15-15 अदर सेक्शन से और 30 क्वेश्चन सीडीपी से, तो 90 मार्क्स की हो जाती है। यहां पर होता क्या है आपको पता है, यहां के जो क्वेश्चन का जो बेस रहता है वो एनईपी और एनसीएफ रहता है। और वही चीजें अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, यानी कि 65 से 70 क्वेश्चंस जो 90 में आते हैं वो आपके इसी सोच पे आते हैं कि क्या चीज बच्चे के लिए सही होगी और क्या चीज बच्चे के हिसाब से गलत होगी। आप वास्तव में सोचने बैठेंगे तो आप बिना पढ़े भी ये बात सोच सकते हैं कि क्या ये चीज बच्चे के लिए सही होगी। आप खुद सोचोगे तो आपको लग जाएगा हाँ ये चीज सही होगी, बशर्ते आप अभी थोड़ा सा जब देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। दूसरा ये जो यहाँ 15-20-25 क्वेश्चन बचते भी हैं सीडीपी में, वो फैक्चुअल होते हैं। तो इतना तो आपने, हमें नहीं लगता कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो जो सीटेट की तैयारी कर रहा हो और उसने सीडीपी अच्छे से ना पढ़ी हो। आपने कोई भी सेक्शन भले ना अच्छे से पढ़ा हो, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आपने सीडीपी तो बहुत अच्छे से पढ़ रही होगी। तो जो फैक्ट्स भी आएंगे वो भी आप कर ले जाओगे, तो कतई यहां पर प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इस वाले पोर्शन में 65 से 70 मार्क्स लाने में। देखिए क्यों अचीवेबल है वो आपको क्लियर कर रहे हैं। दूसरा, पैसेज फ्री के नंबर, आप अपनी लैंग्वेज चुन रहे हैं, जो भाषा आप बोलते हैं उसको चुन रहे हैं, जो आपने पढ़ी है उसको चुन रहे हैं, दोनों लैंग्वेज आप चुन रहे हैं ऐसी जिनको आप जानते हैं। तो क्या उसमें कोई पैसेज आएगा, वो इतना टफ होगा कि उससे आप क्वेश्चन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। क्या उनके जो क्वेश्चंस होंगे उनको नहीं, अरे अब दिक्कत कहां पर आती है, लोग पैसेज को स्किप कर जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं। भाई क्यों छोड़ देते हो, फ्री के नंबर हैं, दोनों लैंग्वेज से 30 नंबर के पैसेज आ रहे हैं। हम लोग तो एसएससी में 6-6 पैसेज अटेंड करते थे एक पेपर में, मेंस की अगर बात करें, आपको अगर जानकारी हो तो यहां पर
पर हम आपको बताना चाह रहे हैं पैसेज नहीं छोड़ना है किसी भी कंडीशन में, इसको हर हाल में अटेम्प्ट ही करने हैं, फ्री के नंबर है, नहीं छोड़ने हैं इनको, ठीक है। तो पैसेज से भी आप अगर 30 से करोगे तो आपके 20 या 25 तक बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। जो नहीं पढ़े उनके लिए, तो इसके लिए आपको करना क्या है, अभी से 4-5 पैसेज पर लैंग्वेज, 4-5 इंग्लिश के देख लीजिए, किसी ने भी पढ़ाए हो, इवन इंग्लिश के तो हमने भी पढ़ाए हुए हैं, 5 वीडियो का मैराथन, 4 पैसेज का मैराथन भी पढ़ा हुआ है। तो यहां पर आप पैसेज में देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन फाइंड आउट किए जाते हैं। आपने हाई स्कूल में लगाया है, इंटर में इन चीजों को लगाया है, पैसेज तो हर जगह आते थे, अनसीन पैसेज आते, तो यहाँ क्या दिक्कत है, उतने ही छोटे पैसेज है, वही आंसर्स करने हैं। तो यहां पर आप आराम से कर ले जाएंगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, 4 से 5 पैसेज की पर लैंग्वेज, ठीक है। और यहाँ पेडागोजी में हम आपको पहले बता चुके हैं, सीडीपी आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, और जो यहाँ पर 65 नंबर बनते हैं वो हम अभी टैग वर्ड्स आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं मैथ्स नंबर। भैया 15 नंबर, 1 से 5 तक की मैथ पूछी जाती है, मात्र 1 से 5 तक की गणित इतनी सिंपल होती है कि कक्षा 5 का बच्चा लगा ले उसको, तो आपसे कैसे छूट सकता है भाई। वही होता, संख्या पद्धति हो गई, लासा मासा हो गया, भिन्न हो गई, और सरलीकरण के सवाल आ जाते हैं, इसके बाद मेंसुरेशन, अगर क्षेत्रफल आयतन आ जाता है, और इसके बाद ज्यामिति आ जाती है, कोणों से संबंधित, भुजाओं से संबंधित, आकृतियों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि इन 15 नंबर में आप 10-12 ना कर पाओ। तो बताइए आप 20 नंबर यहाँ हो गए, हम इसको 15 नंबर में थोड़ी देर के लिए 12 ही नंबर जोड़ लेते हैं। देखिए हाँ, ईबीएस थोड़ी सी टफ कंसीडर की जाती है कुछ लोगों के द्वारा, क्योंकि थोड़ा सा इसका दायरा अलग से होता है। ये चीजें ऐसी होती है कि आप 6-7 दिन में भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा वैसा होता है ईबीएस का पार्ट। लेकिन हमारा काम तो बन गया ना यहाँ से। अब 15 में जो ईबीएस की 30 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो क्या हम, अगर हम तुक्का भी लगाएंगे, जिसको हम आगे बताएंगे तुक्का लगाने की टेक्निक क्या होती है, तो क्या हम यहाँ पर 30 में से क्या 10 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर सकते अगर तुक्का भी लगाते हैं? 2-4 पता होंगे, 2-4-5 ऐसे कर लेंगे। तो आप देखिए कितना स्कोर बन रहा है, 100 अब पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, यानी स्कोर अचीवेबल है बिना पढ़े भी। बिना पढ़े से मेरा मतलब है मात्र 6-7 दिन आप सही से अगर वर्क कर जाएंगे तो काम हो जाएगा। रही बात तुक्का लगाने की, आप सभी जानते होंगे कि जो भी चीज वहां पर अभी आगे आएगा ये, लेकिन हम थोड़ी सी बात यहां पर बताए दे रहे हैं। एक तो क्या होता है कि जो बच्चे को केंद्र में रखकर बात कही जाए, तो वो ऑप्शन सही जाता है। जो रचनावाद की बात करता है वो ऑप्शन सही जाता है। जहां पर और क्या होता है भाई, जो ऑप्शन थोड़ा सा लेंदी होता है, ये तो कहने की बातें हैं, जो लेंदी होता है उसको भी हम सही कंसीडर करते हैं। जब ए बी मिला के कोई चीज दी जाती है तो वो भी सही होती है। लेकिन आगे भी देखेंगे कैसी चीजें हमने बताई है कि तुक्का लगाने की सही रणनीति क्या होगी। दूसरा देखिए, नो निगेटिव मार्किंग। जब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो हमें दिक्कत क्या है, हमें तो 150 अटेम्प्ट करने हैं, चाहे हमें आए या ना आए, तो यहाँ पर छोड़ने की तो कोई बात होती नहीं। तब फिर दिक्कत कहाँ पर है भाई, जो 20-25% तो हमेशा रहता है कि सही होने के चांस रहेंगे 4 ऑप्शन में। तो नो निगेटिव मार्किंग है तो आपके लिए बोनस पॉइंट है। ऑफलाइन एग्जाम हो रही है, देखिए ऑनलाइन एग्जाम में प्रॉब्लम आती है, आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाने पे या क्वेश्चन जाने में दिक्कत होती है। लेकिन ऑफलाइन एग्जाम में ऐसा नहीं होता, जहां पे मन कर रहा है वहां पे पहुंचिए, जहां जिस पोर्शन को अटेम्प्ट करना है उसको अटेम्प्ट कीजिए, जिस क्वेश्चन को देखना है उस क्वेश्चन को देखिए। तो आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप इधर से उधर जा सकते हो और आराम से चीजें कर सकते हो। तो ये कुछ चीजें हो गई हैं जो आपको अभी 6-7 दिन में करनी है। आपको पेडागोजी में जो ये 60-65 नंबर बहुत ही फ्री के हैं, मिलेंगे, और भी हम आपको बताएंगे कैसे मिलेंगे। पैसेज बिल्कुल सिंपल है, 4-5 पैसेज देख जाइए, हो जाएगा। मैथ्स की नंबर बहुत ही सिंपल होती है, 15 क्वेश्चन में 10-12 कोई भी बच्चा भी बैठा दिया जाए 6-7-8 का, वो भी कर ले जाएगा। ईवीएस आप 30 में अगर तुक्का भी लगाओगे तब भी 10 सही हो जाएंगे, 8 सही हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा 100 अबव यहाँ स्कोर बन रहा है। थर्ड स्ट्रेटजी देखते हैं क्या है। थर्ड स्ट्रेटजी ये कहती है कि प्रैक्टिस ओनली लेटेस्ट पीवाईक्यू। देखिए आप प्रैक्टिस करेंगे इन 6-7 दिनों में, जो प्रैक्टिस करेंगे वो लेटेस्ट पीवाईक्यूज की करेंगे। ऐसा नहीं आप 2011, 2013, 2016 का पेपर उठाएंगे, क्योंकि पैटर्न बदल रहा है, लेवल क्वेश्चन का बदल रहा है। अब सवाल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका स्तर अलग हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज देखनी है कि हमें 22, 23, 24 या जो भी लेटेस्ट हैं, यहाँ पर जो भी लिखा है उसको छोड़िए, जो भी लेटेस्ट पेपर आपके पास हैं उन लेटेस्ट पेपर से आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। देखिए अगर आप यहाँ पर कहेंगे कि सर मॉडल पेपर क्यों ना लगाएं, आप सभी जानते होंगे सीटेट एक ऐसी एग्जाम है जिसके लिए मॉडल तैयार कर पाना किसी भी कोचिंग संस्थान के लिए या किसी भी प्रकाशक के लिए बहुत ही टफ होता है। उनका अपना पैटर्न होता है, अपना तरीका होता है क्वेश्चन को पूछने का। तो सबसे अच्छी प्रैक्टिस केवल और केवल पीवाईक्यू से की जा सकती है।
दूसरा इसको किसी भी मॉडल में अगर आप लगे रहेंगे किसी टीचर के, किसी कोचर के मॉडल में, तो वो आपका वेस्टिंग ऑफ टाइम होगा, नथिंग एल्स होगा। आप सीधा अनसॉल्व्ड उठाइए, उसको लगाइए, वही सबसे अच्छा है। तो PYQ से ही प्रैक्टिस करनी है, मॉडल पेपर या बुक से बचें। और बुक तो नहीं पढ़नी है, कम से कम 7 दिन में। अब आप बुक के चक्कर में ना पढ़ें, मात्र वो चीजें पढ़ें जो वास्तव में सही है, ठीक है। और पैटर्न आता है, इसका जो पैटर्न है वो सेम रहता है, लेवल भले क्वेश्चन का बदल जाए, बस पैटर्न रहेगा। जहां से क्वेश्चन जैसे बनते वैसे बनेंगे। पैसेज फ्री के नंबर हैं 4-5 देख लो, ठीक है, अभी बता चुके। इंग्लिश, CDP, मैथ का बहुत कुछ चैनल पर, अच्छा ठीक है, यहाँ पर हमने अपना भी कुछ लिख रखा है, प्रमोशन मान लो, कुछ भी मान लो, हमारे चैनल पे भी जाएंगे, भले ही इस बार का नहीं, लेकिन पिछली एग्जाम के लिए हमने पढ़ाया था और उसकी प्लेलिस्ट भी है। 38 वीडियो पढ़े हैं एक जगह पर, CTET के लिए बहुत अच्छे वीडियो हैं, जहाँ पर इंग्लिश का पूरा आपको कलेक्शन मिल जाएगा। CDP के मेन टॉपिक, चाहे वाइगोस्की हो गए और आपके इवान पावलोव हो गए और NEP हो गया, इसके बाद अक्षमताएं हो गई, ठीक है, कोहलबर्ग हो गए, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये बंडूरा हो गए, वो सभी यहाँ पर टॉपिक, सॉरी, जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं वो सब इसमें हैं, PYQs भी हैं। मैथ्स में तो लगभग हमने पूरा करा रखा है, आप देखिए तो वहाँ पर आपको मैथ्स पेडागोजी की अभी क्लास हाल ही फिलहाल पड़ी थी, 50 PYQs हमने कराए हैं, विद कॉन्सेप्ट के कराए हैं। तो मैथ पेडागोजी का वो क्लास भी देख लेते हैं जो प्रीवियस इन्हीं पेपर्स के हैं, तो अगर आप उसको भी देख लेते हैं 50 क्वेश्चन का, तो आई एम श्योर कि आप पेडागोजी से आप मिस नहीं करेंगे क्वेश्चन, 13-14 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। मैथ्स की बात कर रहे हैं। दूसरा, मैथ्स की जितनी भी फैक्चुअल क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल बेस होते हैं, चाहे ज्योमेट्री हो, चाहे मेंसुरेशन हो, इसके अलावा अरिथमेटिक के जितने क्वेश्चन बनते हैं, सॉरी चैप्टर बनते हैं, वो सभी चैप्टर कराए हुए हैं। एक बार आप जाइए चैनल पे, थोड़ा सा सर्च कर लीजिए और आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, हमें पूरी उम्मीद है, ऐसा नहीं है। तो जब आप एक भी वीडियो देखेंगे तो आपको हमारे पढ़ाने के तरीके का पता चलेगा। पर छोड़ दीजिए उस बात को, आप मैराथन देख सकते हैं। हाँ, दूसरा, यूट्यूब पे बहुत कुछ पढ़ा है, अगर आप मैराथन्स देख लेते हैं, और वो भी ऐसा नहीं है कि अब 10 जगह मैराथन देखो जाके, आप किसी सब्जेक्ट की मैराथन देख लेते हैं, 1 से 2 जगह इनफ है, वो पर्याप्त है, वहां पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और आप भी जानते हैं सीटेट में ऐसी गारंटी कोई नहीं ले सकता कि जो हमने पढ़ाया वही फंसेगा। भाई ये तो ले रहा है तो अतिशयोक्त हो रहा है ना, ये तो, क्योंकि जो पढ़ाया है वही केवल फंसेगा, ऐसा कैसे कह सकते हो, जबकि सीटेट के क्वेश्चन का तो कोई वही नहीं होता है, मतलब फैक्चुअलनेस तो होती नहीं उसमें, है ना, पैटर्न सेम रहता है, फैक्चुअलनेस नहीं रहती। द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टैग वर्ड्स। टैग वर्ड्स, ये चीजें जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि टैग वर्ड्स अगर आपको आते हैं तो फिर आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे, चाहे आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। तो यहां से अपने, क्या बोला जाता है, पेटी बांध लो, क्या बोला जाता है ना, तो यहां से पेटी बांध लीजिए। और हम लोग अब आ गए हैं टैग वर्ड्स पे, इतने अच्छे से बताएंगे कि यहीं से हम जो अभी आपसे कह रहे थे कि 65 नंबर की जो पेडागोजी है वो आपकी मिस नहीं होगी। और आप देख लेना इस बात को, देखिए पहला पॉइंट क्या दिया है यहाँ पर, सक्रिय एक्टिव। जहां कहीं भी बच्चे को सक्रिय रहकर अधिगम कराने की बात कही जा रही हो, वो ऑप्शन कभी भी गलत नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, अगर बच्चे को एक्टिव, क्योंकि जीन पियाजे भी कहते हैं कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है और एक्टिव रहकर अपने वातावरण में वो सीखता है, तो कहीं भी बच्चे को एक्टिव रखकर अधिगम कराया जा रहा है तो वो सबसे अच्छा पॉइंट होगा, बढ़िया पॉइंट होगा। इसी के बाद अगर कहीं पर पैसिव रखा जा रहा है, टीचर बोल रहा है, बच्चा सुन रहा है, एक लेक्चर टाइप का पुराना क्लास चल रहा है जैसे पहले चला करते थे, उस तरह का अगर कहीं भी दिख रहा है तो दैट मीन्स वो रचनावाद, यानी बच्चे की जो आंतरिक शक्तियां हैं उनको बढ़ाने वाला नहीं है, वो निगेटिव की ओर हमें ले जाता है, उसको हमें नो में रखना है, ठीक है। जो दूसरा देखिए, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी से मतलब होता है यहाँ पर बच्चे को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपने डाउट्स पूछ सके, क्लियर कर सके उनको, और अध्यापक भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए पढ़ाने में। ऐसा नहीं है कि वो सोच के आया हमें इस मेथड से पढ़ाना है और हर बच्चे को इसी मेथड से पढ़ाना, ऐसा नहीं है। व्यक्ति भिन्नताएं होती हैं, पढ़ाते समय समस्याएं आ सकती हैं, तो वहां पर आपके अंदर, एक टीचर के अंदर भी लचीलापन होना चाहिए और बच्चे को भी आप एक फ्लेक्सिबल माहौल दोगे ताकि वो चीजों को पूछ सके। ऐसा कुछ भी नहीं जो कठोरता पूर्वक कहे कि नहीं बस यही करना है, ऐसे ही होगा और यही इसका एक अकेला ऑप्शन है। इस तरह का ओनली टाइप का अगर कुछ भी आता है आपके पेपर में या किसी भी ऑप्शन में, तो वो ऑप्शन किधर लेके जाएगा, निगेटिव टैग वर्ड्स की ओर लेके जाएगा। क्लियर है ये बात। अगला देखिए, समावेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन। आप भी जानते होंगे कि समावेशन, चाहे वो भाषाई रूप से हो या बौद्धिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो या फिर शारीरिक रूप से अगर दूसरों से वो भिन्न है
या विकलांग है, किसी भी तरह से है, बट हमारा उद्देश्य होना चाहिए सभी को साथ लेकर चलने वाली शिक्षा। समावेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन तो आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप भी जानते होंगे, आपने डीएलएड वगैरह में भी पढ़ रखा होगा इसको। तो सबको साथ लेकर चलना है। कहीं भी अगर सिग्रीगेशन की बात हो, पृथक्करण की बात हो कि होशियार बच्चे हैं तो उनको हम अलग से प्रैक्टिस कराएंगे, कमजोर बच्चे हैं तो उनको अलग बिठाएंगे, या इसको दिक्कत है तो इसको पीछे बिठा देंगे, बैक बेंचर बना देंगे, ऐसा कहीं पर भी आए, अलगाव आए, सिग्रीगेशन आए, पृथक्करण आए तो वो निगेटिव है, और समावेशन आए, इंक्लूसिवनेस आए, सबको लेके साथ चलने वाली बात आए तो वो कैसी है, पॉजिटिव है। ठीक है। समानुभूति, देखिए एक होता है वर्ड एम्पैथी और एक होता है वर्ड सिंपैथी। एम्पैथी से मतलब होता है जो दूसरा सामने वाला फील कर रहा है आप भी वैसा ही फील कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी, उसको हम एम्पैथी कहते हैं। आप किसी के यहाँ अगर कोई ऐसी समस्या हो गई या कुछ भी हो गया, कैजुअलिटी हो गई, और आप भी वैसा ही दुख फील कर रहे हो जैसा सामने वाला कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एम्पैथी कहते हैं। सिंपैथी होती सहानुभूति, आपके सामने कोई भी आता है तो आप सहानुभूति दिखा सकते हैं। बच्चे को हमें सहानुभूति नहीं दिखानी है, बच्चे के साथ सहानुभूति के साथ नहीं जुड़ना, बल्कि हमें उसके साथ एम्पैथी के साथ जुड़ना। छोटा सा एग्जांपल आप इसको समझ लीजिए, बच्चे को हमें ऐसा नहीं मानना कि चलो दूसरे का है, ठीक है पढ़ जाएगा तो पढ़ जाएगा, बेचारा पढ़ जाए, इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे। वो उसको एक तरह से कहना नहीं चाहिए, अपना बच्चा मान के पढ़ाएंगे, बिल्कुल उसके साथ एम्पैथी फील करेंगे कि अगर वो ना पढ़ पाया तो समझ लो हम नहीं पढ़ पाया, हमारा बच्चा नहीं पढ़ पाया, इस तरह से बात को समझाने के लिए बात हम बोल रहे हैं। तो एम्पैथी समथिंग व्हेन यू फील लाइक द सेम। ठीक है। वार्तालाप, डिस्कशन, देखिए ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान वार्तालाप से ना निकलता हो, फिर चाहे वो डिस्कशन टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में हो, और या दोनों बातें हैं यहाँ पर, या टीचर और स्टूडेंट के बीच में हो, या स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में हो, इन दोनों तरह की वार्तालाप को पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। यानी कि कहीं पर भी अगर किसी समस्या या किसी भी कोई भी चीज़ है वहाँ वार्तालाप दी होगी तो वो सही कंसीडर की जाएगी, पॉजिटिव। वहीं पर अगर कोई चीज़ मानकीकृत है, स्टैंडर्डाइज है, स्टैंडर्डाइज से मतलब क्या होता है, आपने कोई टेस्ट पेपर तैयार किया और आपने कहा कि ये जो फला चीज़ है यहाँ पर 50 नंबर तक के लोग पास होंगे और इसके अलावा फेल होंगे, यानी 49 वाला भी फेल हो जाएगा। तो परीक्षाएं तो आजकल ऐसी ही चल रही हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ नहीं होने से मेरा मतलब है आप चीज़ों को मानकीकृत नहीं कर सकते हैं, सबके लिए एक समान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। किसी में अगर भाषाई क्षमता है तो किसी में हो सकता है न्यूमेरिकल पावर हो, न्यूमरेसी की क्षमता हो, या किसी में स्पोर्ट्स की हो, तो आप सबको स्टैंडर्डाइज कैसे कर सकते हो? यानी कि आपको जिसके अंदर जो है उसका विकास करना चाहिए। तो ये कहीं पर भी अगर मानकीकृत चीज़ों की बात की जा रही हो तो वो चीज़ कैसी हो जाएगी, गलत हो जाएगी। दूसरा देखिए खोज, डिस्कवरी, है ना, क्योंकि नन्हा वैज्ञानिक है, सक्रिय है, तो वो खोज करेगा। तो खोज करने वाला अगर कुछ भी ऐसा है, वो नई नई चीज़ें सोच रहा है, बच्चा नई नई चीज़ें खोज रहा है, तो उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर कहीं पर बात हो रही नहीं, यहाँ तो नियम बना हुआ है, आपको ऐसे ही करना है, यहाँ पर तो ये प्रमेय है, प्रमेय तो स्वयं सिद्ध है, अब आप इससे वाइड नहीं सोच सकते हो, तो कुछ भी ऐसा आए कि ये चीज़ें बनी बनाई हैं, ये चीज़ें नियम हैं, ये प्रमेय सिद्ध हैं, तो वैसा ही होगा, तो ऐसा कुछ भी आ जाए ऑप्शन में तो वो निगेटिव है। ऐसा नहीं होता है, चीज़ों में हमेशा कैसा होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, मतलब और ज़्यादा सोचने की, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके वो सोच सकें। तो वहाँ पर चीज़ों को बांधना नहीं है हमें नियमों सिद्धांतों में। ठीक है। समझना, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑब्वियसली ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ को, चाहे भाषा की बात हो, किसी भी चीज़ की बात हो, जब तक आप उसको समझ नहीं रहे हैं या आपके पढ़ाई हुई चीज़ को शिक्षार्थी समझ नहीं रहा है तो फिर वो पढ़ाना भी बेकार है। तो अंडरस्टैंडिंग तो ज़रूरी होती है। शिक्षक केंद्रित नहीं रहना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। अगर शिक्षण शिक्षक केंद्रित है तो वह एक अच्छी कक्षा नहीं हो सकती है, यानी डेमोक्रेटिक क्लास नहीं हो सकती है। वहाँ पर बच्चे को भी पूरा अधिकार होना चाहिए अपने डाउट्स क्लियर करने का, वार्तालाप करने का, डिस्कशन करने का। तो शिक्षक केंद्रित आपको पहले पता नहीं होनी चाहिए, बाल केंद्रित कक्षाएं होनी चाहिए। संदर्शित, देखिए संदर्शित, कॉन्टेक्चुअल, इसको समझिए। कॉन्टेक्चुअल से मतलब होता है जब भी आप कोई चीज़ पढ़ाओ तो किसी संदर्भ को लेके पढ़ाओ। आपको अगर व्याकरण पढ़ाना है तो आप किसी कहानी को उठाइए और उस कहानी को बच्चों को पढ़ाइए। इसके बाद उसके संदर्भ में आप जो भी ग्रामर यूज हुई हो या जो वोकैब्स यूज हुई हो उस वोकैब्स को आप समझाइए। आपको कोई वोकैब बतानी है तो सीधा नहीं बताइए कि प्ले माने खेलना होता है, बल्कि उस चीज़ को या ऐसी कोई कहानी या कोई सेंटेंस या कुछ ऐसे जोड़ के बताइए, किसी कॉन्टेक्स्ट में बताइए ताकि वो चीज़ें याद हो जाएं। तो हमेशा हमें शिक्षण अगर कॉन्टेक्चुअल होगा तो वो बहुत अच्छा माना जाता है, सीखना सरल होता है। आप सीधा सीधा बताते हैं तो सीखना सरल नहीं रहता है। बात क्लियर होगी। पुस्तक केंद्रित अध्ययन नहीं कराना है हमें, बुकिश
नहीं बनाना है बच्चे को, किताबी कीड़ा नहीं बनाना है उसको, ठीक है, ये भी आप बात जानते होंगे। प्रोत्साहन देना, एनकरेजमेंट करना, देखिए एक टीचर का काम ही होता है जो प्रोत्साहित करने वाला हो, बच्चे को मोटिवेट करने वाला हो, है ना। तो इसी तरह का रोल आपको प्ले करना है, कहीं पर भी बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना है कि आपको नहीं आता है बैठ जाओ, या जैसे क्वेश्चन बनते हैं ना कि एक बच्चे ने ये नहीं कर पाया तो हम क्या करेंगे, तो ऑप्शन आता है उसको डांट के बिठा देंगे, ये कर देंगे, नहीं करेंगे। हमें बच्चे को इनकरेज ही करना है, भले ही वो गलतियां क्यों ना कर रहा हो, तो इनकरेज ही करना है वहां पर, तो यही हो जाएगा प्रोत्साहन। और कहा भी जाता है कि गलतियां तो ये जो विंडोज होती हैं हमें बच्चे के अंदर झांकने में कि वो किस तरह से सोच रहा है ना, जो एरर्स होती हैं वो विंडो होती हैं बच्चे के दिमाग में झांकने के लिए कि वो बच्चा वास्तव में किस तरह से किसी बात को सोच रहा है। तो गलतियों को हमें इस तरह से लेना चाहिए, पॉजिटिवली लेना चाहिए, तो इनकरेजमेंट करना चाहिए। समता, इक्विटी, देखिए समता, चाहे बच्चा किसी भी तरह से अलग हो, लेकिन हमें उसमें समानता ही देखनी है, हमें उसमें विभेद नहीं करना है कि फला अगर होशियार है तो उसके साथ कुछ अलग ही तरह से हम पेश आएँ, कोई कमज़ोर है तो उसके साथ अलग, इसी तरह से अगर शारीरिक तरह से कोई अक्षम है तो उसके तरह उसके लिए हम अलग से कोई नियम बना के रखें, तो ऐसा नहीं करना है। हमें सब में समानता रखनी है, हमारे लिए सभी बराबर हैं, वही इंक्लूसिव का ही ये पार्ट है, ठीक है। अधिगम के लिए मूल्यांकन, देखिए यहाँ पर जब मूल्यांकन की बात होती है तो दो तरह के होते हैं, एक असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, एक असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग यही है अधिगम के लिए मूल्यांकन, मतलब मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए जहां पर जो आप पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो, उसका मूल्यांकन हो कि वास्तव में जो आप सिखा रहे हो वो कितना सीखा है, उसमें क्या कमी रह गई है, क्या आपकी शिक्षण विधि में सुधार करने की जरूरत है, लर्निंग गैप कितना रह गया है, हमें कितनी रिमेडियल टीचिंग करनी पड़ेगी, ये सब चीजें उपचारात्मक शिक्षण कितना करना पड़ेगा। यानी ये ऐसा होना चाहिए जो हमें फीडबैक दे, क्या दे, ऐसा अधिगम का मूल्यांकन होना चाहिए जो हमें फीडबैक दिलाए कि हमें अब कैसा करना है ताकि और अच्छा अधिगम हो पाए। ना कि ऐसा करना है कि अधिगम का मूल्यांकन ही तो आजकल चल रहा है कि क्या होता है कि पूरा पढ़ाया जाता है, इसके बाद एक परीक्षा करा दी जाती है, पढ़ाने के बाद आफ्टर लर्निंग तो एक परीक्षा करा दी जाती है, तो उसको कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और ये निगेटिव कंसीडर किया जाता है, ठीक है। इसको समेटिव असेसमेंट भी कहते हैं और इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं, ठीक है। समरूपता क्या होता है, देखिए समरूपता से मतलब होता है कि आपको सबको एक रूम में नहीं मान के चलना है। व्यक्ति भिन्नता नाम की कोई चीज होती है तो आप ऐसा नहीं कंसीडर करते हो कि आपने एक विधि से पढ़ा दिया तो 30 स्टूडेंट आपके सामने बैठे हैं तो सबको समझ में आ गया होगा, नहीं, आपको अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग तरह से भी पढ़ाना पड़ सकता है। तो समरूपता नहीं किसी चीज में हो सकती कि हर बच्चा समान होता है, ऐसा नहीं आप सोच सकते हो। कंठस्थ करना, रटना, रोट लर्निंग कहीं से भी, ना तो एनसीएफ ना तो एनईपी, कहीं पर भी ये चीजें बिल्कुल नहीं ठहरती हैं कि आप रटाने के लिए बैठ रहे हो, आप मेमोराइज कराने के लिए बैठे हो, ऐसा हमें नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखिए, अगला पेज क्या है, देखिए अवसर, अपॉर्चुनिटी, हमें बच्चे को, भाई हम टीचर क्या होते हैं, एक सुगमकर्ता होते हैं, हम सुगमकर्ता होते हैं, बच्चे को नई नई चीजें, नए नए अवसर प्रोवाइड कराने के लिए होते हैं, है ना, उनकी सुविधा के लिए होते हैं। तो हमें बच्चे को हमेशा अवसर प्रोवाइड कराना है। किसी भी ऑप्शन में अगर ऐसा आए कि बच्चे को विभिन्न तरह से कुछ सीखने के लिए उसको और अवसर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जैसे हमें संख्याएं सिखानी, तो संख्या सिखाने के लिए हम उसको मूर्त वस्तुएं ला रहे हैं और चीजें ला रहे हैं, तो कुछ भी, या लैंग्वेज सिखानी तो बोलने के अवसर दे रहे हैं, या कन्वर्सेशन करने का दे रहे हैं, डिस्कशन करने का दे रहे हैं, तो हमें हमेशा बच्चे को क्या देनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। सृजनात्मकता, क्रिएटिवनेस, हम बच्चे की क्रिएटिव, देखिए बच्चा क्रिएटिव होता है, आप भी जानते होंगे, है ना, वो अपने ही तरीके से सोचता है, और हम कैसे सोच सकते हैं कि जो हमने सोचा है वही सही होगा। अगर ऐसा होता तो कभी भी नए वैज्ञानिक ना बनते, हमेशा जो पहले बन गए थे तो वही बने रहते, नए लोग ना आते। यानी कि क्रिएटिवनेस हर किसी में हो सकती है, और होती है, एक्चुअली हो सकती है मतलब नहीं, होती है, भले ही वो किसी दूसरे क्षेत्र में हो और दूसरे बच्चे में दूसरे क्षेत्र में हो, तो उस क्रिएटिवनेस को हमें आगे लाना है। और कोई भी ऑप्शन अगर बच्चे की क्रिएटिवनेस के बारे में है तो वो ऑप्शन सही होगा। रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म, हमारी चाहे एनईपी हो, चाहे हमारा आपका ये एनसीएफ हो, ये दोनों ये कहते हैं कि इसी एनसीएफ और एनईपी दोनों रचनावाद पर आधारित हैं। चाहे जीन प्याजे हो, वाइगोस्की, उनके सिद्धांत जो सबसे ज्यादा सीटेट में पूछे जाते हैं वो भी रचनावाद का ही आधार उनका भी है। इनका रचनावादियों का मानना ये होता है कि बच्चा एक स्वतंत्र रूप में स्वयं वातावरण के साथ अब क्रियाएं करके सीख सकता है,
क्रियाएं करके सीख सकता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, रचनावाद कहते हैं। तो जहां पर भी एक्टिव रूप से बच्चा सीखे, पार्टिसिपेट करके सीखे, तो उसे रचनावाद कहेंगे। ठीक है। वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना, कोई भी शिक्षा, चाहे गणित हो, चाहे भाषा हो, चाहे कुछ भी हो, अगर वो वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाई जाती है तो वो सबसे अच्छी आती है, क्योंकि बच्चा अल्टीमेटली अपने जिस जिस पृष्ठभूमि से आया है, अगर उसी से चीज़ें बताई जाएंगी, आप जोड़ बताने के लिए मानक तरीके यूज़ करोगे, या जोड़ बताने के लिए आप दुकान पे गए और आपने ये खरीदा, उस तरह की लैंग्वेज यूज करोगे, तो आप बताइए किससे ज़्यादा बच्चा अच्छा सीखेगा? जो आपने उसके दैनिक जीवन के उदाहरण उठाए हैं, जो उसके चारों ओर परिवेश में उपलब्ध हैं, उनको आप उठाइए, बच्चा बहुत अच्छे से उनको ग्रहण करेगा। आंतरिक अप्रेरणा, अब प्रेरणा की बात आती है, मोटिवेशन की बात आती है, तो ये दो तरह का होता है, एक इंटरनल मोटिवेशन और एक एक्सटर्नल मोटिवेशन। देखिए, इंटरनल जो आंतरिक रूप से होता है वही सबसे अच्छा कंसीडर किया जाता है। रीजन, जो बाहरी अभिप्रेरणा होती है वो एक समय तक होती है, और अगर वो सामने वाला जो ऑब्जेक्ट जिसने उसको प्रेरित किया वो हट गया, तो प्रेरणा भी समाप्त हो सकती है, यानी वो पूरे कार्य को संपन्न कराएगी, ऐसा कतई जरूरी नहीं होता है। बट अगर कोई बच्चा इंटरनल मोटिवेटेड है, अंदर से आपको जुनून आ गया कि आप यूपीएससी देना चाहते हो, आप इसको क्वालिफाई करना चाहते हो और आप कुछ बनना चाहते हो, तो वो सबसे अच्छी होगी। तो समझ लीजिए फिर मातृभाषा, मदर टंग। देखिए, मदर टंग को तो कभी भी हतोत्साहित नहीं किया जाता है। बच्चा हमारे पास आता है और मातृभाषा की पूंजी लेकर आता है, उसी मातृभाषा के सहारे हम उसको जो भी सिखाना चाह रहे होते हैं, चाहे भाषा, चाहे गणित, चाहे अन्य सब्जेक्ट, ईवीएस, तो उसी मातृभाषा से जोड़ के ही सिखाते हैं, उसी से शुरुआत करते हैं। रीजन, उसमें बच्चा कहीं ना कहीं अपनी एक भाषाई पूंजी लेकर हमारे पास आता है, तो उसको कभी हतोत्साहित मातृभाषा को नहीं किया जा सकता है। बहुभाषा, मल्टी लिंगुअल जो एटमॉस्फेयर होता है क्लास का, उसको हमेशा पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। बहुत लोग इसको जब उसमें आता है तो इसको एक हर्डल, एज अ हर्डल मानते हैं, बाधा के रूप में मानते हैं, लेकिन नहीं, जो बहुभाषिता है एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि वहां पर एक ऐसा माहौल होता है जहां पर हर कोई एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख सकता है। भाई, आपको हिंदी आती है, आपको इंग्लिश आती है, आपको संस्कृत आती है, तो कितनी अच्छी बात है कि 3-4 लोग हैं और सब अलग अलग भाषाएं जानते हैं, तो कहीं ना कहीं सब में ये पॉसिबिलिटी होगी कि सब एक दूसरे की भाषा सीख पाए। लेकिन अगर सभी एक ही भाषा जानते होंगे तो वहां तो सिंपल सी बात है ना, एक ही भाषा होगी, तो मल्टी लैंग्वेज अगर कहीं पर भी आए तो वो अच्छा कंसीडर किया। डाइवर्जेंट थिंकिंग, देखिए, कन्वर्जेंट थिंकिंग एक होती है और एक डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। कन्वर्जेंट थिंकिंग की जब बात होती है तो वो होता है कि जब अभिसारी चिंतन होता है, आप एक पहलू पर विचार करते हैं, एक एकात्मक रूप में जब सोचते हैं, तो वो अभिसारी चिंतन होता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। आपने कोई क्वेश्चन किया, उसका एक आंसर हो गया, वो खत्म बात। डाइवर्जेंट थिंकिंग कहती है कि जब आपके सोचने का तरीका समालोचनात्मक हो, लॉजिकल हो, आप और ज्यादा सोच पाएं, अपने अपने अमूर्त चिंतन द्वारा और चीजें जोड़ पाएं, तो ऐसे सोचने को हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, और इसको हमेशा अच्छा कंसीडर किया जाता है। जो इसमें क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड क्वेश्चन आते हैं, किसमें, डाइवर्जेंट थिंकिंग में, और क्लोज एंडेड क्वेश्चन आते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग में। ठीक है। सह संबंध, चीजों का संबंध एक दूसरे से बनाना चाहिए, चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं जब आप संबंध बना लेते हो। आप भी जानते होंगे कि बहुत सी चीजें होती हैं जो कंफ्यूजिंग होती हैं, तो कंफ्यूजिंग चीजों को हम कैसे सही कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका रिलेशन, ये ट्रिक्स वगैरह का खेल क्यों चल रहा है भाई, आज आप देखिए हर एग्जाम के लिए स्टूडेंट ट्रिक्स ढूंढ रहा है कि ट्रिक मिल जाए, ट्रिक मिल जाए। ट्रिक का मतलब ही क्या होता है, वो संबंध बिठाता है, याद करने वाली चीज का किसी दूसरी चीज के साथ संबंध बिठा लेता है, और जब संबंध बन जाता है तो वो आराम से याद हो जाता है। ये तो हमने वहां की बात की ट्रिक की, लेकिन वास्तविक जीवन में भी ये होता है। अगर हम किसी चीज का दूसरी चीज के साथ संबंध स्थापित कर देते हैं तो सीखना आसान हो जाता है। ठीक है। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, आप भी जानते होंगे, जो चीजें कोई भी ऑप्शन में अगर किसी भी कार्य को करके सीखने वाली बात आए तो वो सबसे अच्छी कंसीडर की जाती है, कि यहाँ पर हम मैक्सिमम अपनी सेंसेस का यूज करते हैं। एक तो आप आंखों से देख भी रहे हो, हाथों से कर भी रहे हो, फील भी कर रहे हो, उस माहौल को भी आप देख रहे हो, उसको फील कर रहे हो, पढ़ने के बजाय आप करके सीख रहे हो, तो सबसे अच्छा तो यही होगा ना, करके सीखना। गतिविधिपूर्ण अधिगम, देखिए आपको भी पता होगा, क्वेश्चन भी बनते हैं इस तरह की, एक बच्चा अगर मूल्यांकन में अच्छा नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे, तो उसका मूल्यांकन गतिविधि के आधार पर कर लेंगे। ये क्वेश्चन बनाया, अभी आया था पिछले मैथ्स की पेडागोजी में। तो इसका मतलब क्या है, गतिविधि से करने का मतलब होता है बच्चा यहाँ इंटरेस्ट के साथ पार्टिसिपेट करता है, और जब किसी का इंटरेस्ट किसी चीज में जाग जाता है तो अधिगम बहुत ही आसान हो जाता है। तो यही बात है कि अधिगम पूर्ण, जो गतिविधि पूर्ण अधिगम होना चाहिए, जहां पर भी गतिविधियों के साथ अधिगम कराया जाए वो ऑप्शन बिल्कुल पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट देखिए, कारण का पता लगाना। अब ये होता है कि एक बच्चे के बारे में क्वेश्चन बनता है कि एक बच्चा ऐसा है कि वो
रोज लेट आता है, तो आप क्या करेंगे? तो वहाँ पर ऑप्शन होंगे डांटेंगे और या उसको उसके सवालों का जवाब नहीं देंगे, उसको हमेशा पीछे बिठाएंगे, ऐसे ऑप्शन आते हैं। लेकिन वहाँ पर एक होगा कारण का पता लगाने की कोशिश करेंगे, यही ऑप्शन सही होगा। हमेशा समस्या का पता लगाइए। अगर आप समस्या का पता नहीं लगा रहे हैं तो आप अच्छा शिक्षण नहीं कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम का हमेशा पता लगाइए कि प्रॉब्लम क्यों है। तो कारण का पता लगाना किसी भी ऑप्शन में अगर आ रहा है तो वो सही कंसीडर किया जाता है। समालोचनात्मक चिंतन, अभी हमने बताया कि क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, चीज़ों में अच्छे बुरे का विभेद करने की आपकी क्षमता अगर किसी भी ऑप्शन में आ रही कि यहाँ पर समालोचनात्मक चिंतन वाली बात आ रही तो वो पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। पक्षपातपूर्ण अधिगम, पक्षपातपूर्ण अधिगम नहीं किया जा सकता है। आप किसी के लिए एक अलग तरह की रणनीति बना रहे हैं, किसी के लिए अलग, तो आप पक्षपात कर रहे हैं, मतलब ये है तो हम इसको इस तरह से पढ़ाएंगे, तो ऐसा नहीं चलता। ठीक है। वर्णन करना, लेक्चर मेथड आप भी जानते होंगे, ये पुराना हो गया, ये शिक्षक केंद्रित था जो लेक्चर मेथड था। तो ये चाहे व्याख्यान, हाँ ये दोनों, वर्णन करना या व्याख्या करना, तो ये पुराने हैं, ओल्ड मेथड्स हैं जो पहले अपनाए जाते थे। अब इनको निगेटिव कंसीडर किया। भय, दंड, पीटना, मारना, ये तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं क्लास में, इनका कोई स्थान अब आज की मॉडर्न क्लासेस में नहीं रहा। समस्या समझना, आप अगर किसी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझ रहे हैं तो आप उसको, आप समझ लीजिए आप निगेटिव की ओर जा रहे हैं। कहा भी जाता है इफ यू आर नॉट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम देन यू आर द प्रॉब्लम, है ना। तो किसी राइटर ने कहा है इसको कि समस्या का समाधान का आप हिस्सा नहीं है तो आप ही समस्या हैं। तो किसी भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको आप समस्या समझ के छोड़ रहे हैं तो फिर आप उस चीज़ को आप ये मान लीजिए, जैसे कोई सवाल आया, सभी बच्चों के नहीं समझ में आया है, तो आप शिक्षक होने नाते क्या करेंगे? तो आप छोड़ देंगे उसको। ऐसा नहीं करना है। किसी भी समस्या को आपको समस्या नहीं माननी है और आप समस्या मान रहे हो तो आप निगेटिव की ओर जा रहे हैं। ठीक है। हतोत्साहित करना, हमने कहा ना हतोत्साहित कर ही नहीं सकते हैं, हम बच्चे को मोटिवेट करने के लिए बैठे हैं, हतोत्साहित करने के लिए नहीं बैठे। ग्रेडिंग करना, देखिए ग्रेडिंग लेवलिंग का बहुत ज़्यादा आता है, लेवल करना और ग्रेडिंग, ग्रेडिंग के लिए लेवल और ग्रेडिंग, ये जहाँ कहीं भी आए A B C इस तरह के, तो आपको बच्चों में ग्रेडिंग नहीं करनी है, चाहे एग्जाम के हिसाब से, चाहे किसी भी आधार को बनाकर आपको बच्चों में ग्रेडिंग लेवलिंग नहीं करनी है। ऐसा किसी भी, बहुत बार ये पूछा जाता है ग्रेडिंग वाला, अगर ऐसा कहीं पर भी आ रहा है तो वो निगेटिव ऑप्शन है। ठीक है। केवल, मात्र, सिर्फ, दुनिया में केवल यही हो सकता है, हम ही स्वयंभू हैं। ठीक है। इस तरह की कोई भी बात आए, नियम सिद्धांत यही है, ऐसा ही होना चाहिए, तो वो हमेशा कैसा होगा? निगेटिव होगा। लैंगिक असमानता, जेंडर स्टीरियोटाइप पे क्वेश्चन बनते हैं कि पुरुष है या लड़का है तो ही गणित पढ़ सकता है, लड़की नहीं पढ़ सकती है। तो अगर लैंगिकता को लेकर कोई बात विभेद आ रहा है कि सिर्फ ये मेल है इसलिए ही कर सकता है, ये फीमेल है इसलिए नहीं कर सकती है, तो ऐसी कोई भी बात किसी ऑप्शन में आए तो आप उसको तुरंत कैसा मानोगे? निगेटिव मानोगे और वहां पर लगा जाओगे। हमने आपसे कहा था 60 से 65 क्वेश्चन आपको मात्र इस पेडागोजी से जो पढ़ रहे हैं यहां से हो जाएंगे। अगर 60 भी मोटा माटी मान के चलो तब भी, तो क्योंकि हो सकता है कि आपके 30 क्वेश्चन फैक्चुअल हो, हालांकि नहीं होंगे इतने, फैक्चुअल क्वेश्चन हो तो उसमें भी तो आपने सीडीपी पढ़ रखी होगी ना, कुछ तो पढ़ रखी होगी, तो इसमें भी तो आप कम से कम 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन कर लोगे, तो 65-70 तो यही हो गए। वही तो हम आपको बता रहे थे, 65-70 तो आपके पेडागोजी के हो गए। फिर भाषा के हमने पैसेज बताई दिए, कुछ भी नहीं होता, पढ़ लो बस, आंसर कर दो उसमें। एक आध क्वेश्चन छूट जाएंगे कोई बात नहीं, 30 क्वेश्चन होते हैं तो 20 करो ना, 10 छूट जाने दो। तो हम ये सिर्फ कहना चाह रहे हैं कि पास होना कतई कठिन नहीं है, आप इस स्ट्रेटजी को अगर फॉलो करते हैं। ठीक है। चलिए, त्रुटियों की बात करें। देखिए, अगर किसी भी तरह की गलतियां हो रही हैं, किसी भी तरह की गलतियां हो रही हैं और गलतियों को आप गलतियां मान के चल रहे हो कि ये गलत है, वो बच्चे ने जो किया है उसकी त्रुटियों को त्रुटियां मान के चल रहे हैं, तो फिर वो निगेटिव कंसीडर किया जाता है। कोरी स्लेट समझना, बच्चे को आपने समझा कि हमारे पास पढ़ने आया तो ये तो कोरी स्लेट है, फर्स्ट में बच्चा आया या केजी में बच्चा आया तो वो तो कोरी स्लेट नहीं। बच्चा आने से पहले उसके पास अच्छी खासी भाषा की, वातावरण समझ की एक पूंजी होती है, तो बच्चा कभी भी कोरी स्लेट नहीं होता। जब आपके पास आया तो उसके पास बहुत कुछ है, तो आप उसको कोरी स्लेट समझने की गलती नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो वो निगेटिव है। अभ्यास पर ज्यादा जोर देना, देखिए ड्रिलिंग और प्रैक्टिसिंग एक हद तक सही होती है, लेकिन आप कह रहे हो, जैसे क्वेश्चन बनता है कि अगर ये फला भिन्न आपने दी और ये बच्चों को नहीं आई तो क्या कराएंगे, तो उसमें ऑप्शन आता है बार बार अभ्यास कराएंगे। जहां कहीं भी बार बार अभ्यास कराना आए तुरंत आप उसको क्या कर दीजिए? निगेटिव कंसीडर कर दीजिए, काट दीजिए। बार बार अभ्यास कराने के लिए बैठे, आप कॉन्सेप्ट, अवधारणा क्लियर कीजिए। बार बार अभ्यास कराने से कुछ नहीं होता, वो तो किताबों में भी कराया जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट और लास्ट पेज हमारा है, यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव टैग वर्ड्स दिए हुए हैं, तो देख लेते हैं इनको थोड़ा सा जल्दी। चित्र भ्रमण, वास्तविक अनुभव, आप भी जानते हो कि बच्चों को टूर कराया जाता है। क्यों कराया जाता है? कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा
इंद्रियों द्वारा वो बच्चे कैसा करें, चीज़ों को सीखें। चित्रों के द्वारा, भ्रमण के द्वारा, वास्तविक अनुभव के द्वारा जब चीज़ें सीखी जाती हैं तो वो स्थायी होती हैं, अधिगम स्थायी होता है। तो इसलिए यहाँ ये जहाँ कहीं भी वो बच्चों, छोटे बच्चों की क्लासेस में देखिए आप कितनी सारी टीएलएम लगाया जाता है ना, ऐसा खूब बढ़िया दिखने में अच्छा हो, है ना? तो वो इसीलिए लगाया जाता है ताकि बच्चों की रोचकता बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उससे अपनी लाभ उठाएँ। विविधता को सम्मान, देखिए डाइवर्सिटी जो होती है उसको हमेशा सम्मान दिया जाना चाहिए, चाहे वो भाषा के क्षेत्र में हो या किसी सामाजिक सोशल डाइवर्सिटी हो, किसी भी तरह की डाइवर्सिटी हो, उसका सम्मान होना चाहिए, तो वो पॉजिटिव कंसीडर किया जा रहा है। अगर कहीं पर भी ऐसा आपको लगे, आप भी ये बात जानते होंगे, हमने पहले भी कहा था यहाँ पर ऐसे 90% वर्ड्स होंगे जो आप अगर थोड़ा-सा शांत होकर सोचेंगे तो आपको लग जाएगा कि नहीं, हाँ यार ऐसे ही होना चाहिए। आप क्यों नहीं विविधता को सम्मान देंगे भाई? भारत एक विविधताओं का देश है और भारत को बड़ा अच्छे से देखा जाता है और विविधताएँ जहाँ नहीं है उसको नहीं ज़रूर, तो यही चीज़ है, विविधता ही बहुत ही अच्छी चीज़ कंसीडर की जाती है कि यहाँ पर सीखने के बहुत अच्छे अवसर होते हैं। मार्गदर्शन, सहारा देना, अभी हमने बताया था, एक टीचर सुगमकर्ता होता है तो उसे हमेशा बच्चे को मार्गदर्शन देना चाहिए, सहारा देना चाहिए, है ना? जैसे कि वाइगोत्स्की सर भी कहते हैं ना, तो उसमें उन्होंने यूज़ किया है कि किस तरह से हम इसके फोल्डिंग द्वारा बच्चे को सिखाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, अनुभव का महत्व। अनुभव का महत्व अगर किसी भी ऑप्शन में ये आए, कोई भी चीज़ अनुभव के माध्यम से की जा रही है, तो उसका महत्व समझिए, करके सीखना, अनुभव द्वारा या आपने आपने देख कर, सुन कर के, इस तरह से अगर कोई भी चीज़ किसी ऑप्शन में आ रही है, तो वो हमेशा पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी। प्रयास करना, भाई हम क्यों नहीं प्रयास करेंगे? कुछ भी है, कहीं पर भी अगर आए कि ये प्रयास करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर हम पॉजिटिव कंसीडर। दर्श शब्द सामग्री का प्रयोग करना, देखिए जितनी ज़्यादा इंद्रियाँ हमारी शामिल होती हैं किसी भी लर्निंग में, उतना ही सीखना स्थायी होता है। तो कहीं पर भी आए कि दर्श शब्द सामग्री वाली कोई ऑप्शन ऐसी है कि जहाँ पर आपको देखकर, सुनकर चीज़ें करने को कही जा रही हैं, टीएलएम यूज़ किया जा रहा है, तो वो ऑप्शन कैसा कंसीडर किया जाता है? पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, तो ये भी पॉजिटिव की ओर जाएगा। समाज एवं संस्कृति, समाज एवं संस्कृति वाइगोत्स्की सर कहते हैं कि बच्चा समाज और संस्कृति से इंटरेक्शन करके सीखता है, ठीक है? समाज में रह करके वो इंटरेक्शन के माध्यम से सीखता है और इस चीज़ को हमेशा अच्छा माना जाता है क्योंकि ये रचनावादियों की सोच है। क्या है? समाज और संस्कृति में रह करके सीखना, ठीक है? तो जहाँ कहीं भी आए पॉजिटिव है। प्रिंट समृद्ध वातावरण, अभी हमने बताया था आपका क्लासरूम ऐसा होना चाहिए जो बहुत ही रोचक प्रिंटेड हो, मटेरियल से टीएलएम से हो क्लासरूम, तो उस क्लासरूम में पढ़ने पढ़ाने का मजा ही कुछ अलग होता है, ठीक है? देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, मूल्यांकन कभी भी कैसा होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए कि परीक्षा के बाद एक पढ़ाने के बाद एक एग्जाम करा दी और मानक एग्जाम करा दी स्टैंडर्डाइज और उसको हमने दे दिया कि हाँ ये पास हो गए, ये फेल हो गए, फला फला, तो ये चीज़ गलत है। हमें हमेशा सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस करना चाहिए। ड्यूरिंग लर्निंग भी हमें मूल्यांकन करते रहना चाहिए क्योंकि तब आप करोगे तो आपको फीडबैक मिलता रहेगा और आप अपनी कमी को सुधारते रहोगे, लर्निंग गैप को भरते रहोगे और आप अपने जो लर्निंग आउटकम्स निर्धारित किए उनको प्राप्त कर लोगे। अगर आप बिल्कुल लास्ट में करोगे जाके तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। व्यापक का मतलब होता है ये हमें जो मूल्यांकन का दायरा है वो एक किसी चीज़ में बंद कर नहीं हो सकता है। मूल्यांकन का मतलब होता है उसके ओवरऑल, जैसा कि हार्वर्ड सर ने कहा है, क्या कहा है उन्होंने कि व्यक्ति में बहुत सारी योग्यताएं हो सकती है, बहुआयामी बुद्धि होती है भाई। तो यहाँ पर हमें किसी ना, ऐसा नहीं किसी एक पक्षीय हमें आकलन करना है, हमें उसका बहुपक्षीय आकलन करना है। अगर वो भाषा में अच्छा नहीं तो हो सकता है वो किसी अन्य चीज़ में हो, गणित में अच्छा हो, गणित में भाषा में नहीं है तो हो सकता है उसके अंदर बोलने की क्षमता अच्छी हो। तो यानी कि वो व्यापक दायरे में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। बहुआयामी दृष्टिकोण, वही बात आ गई, ठीक है? जिज्ञासा, ऐसा मूल्यांकन या सॉरी ऐसा शिक्षण जो जिज्ञासाओं को शांत करने वाला हो या जिज्ञासाओं को बढ़ाने वाला हो, उसको हमेशा कैसा कंसीडर किया जाता है? पॉजिटिव। किसी भी ऑप्शन में जिज्ञासा को लेकर पॉजिटिव बात कही हो तो वो पॉजिटिव कंसीडर। सर्वांगीण विकास, शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो सर्वांगीण विकास ही होता है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो या किसी भी तरह का हो, तो उसे ही कैसा किया जाएगा? सर्वांगीण विकास को, कोई भी ऑप्शन अगर ऐसा बोल रहा है कि सर्वांगीण विकास, तो दैट मीन्स वो पॉजिटिव की ओर जा रहा है। हस्तपरक शिक्षा, देखिए गांधी जी भी कहते हैं कि हस्तपरक शिक्षा जब किसी को दी जाती है तो वो ज़्यादा स्थायी होती है, प्रैक्टिकल एजुकेशन होती है। तो ये कहीं पर भी हो तो दैट मीन्स वो सही है। व्यवहारिक कुशलता, व्यवहारिक कुशलता बच्चों में डेवलप होनी चाहिए, वो तभी होगी जब आप ये सब चीज़ें कराओगे। लोकतांत्रिक वातावरण, कक्षा का जो वातावरण है वो ऐसा होना चाहिए जहाँ पर बच्चे को पूरी आज़ादी हो अपने डाउट्स क्लियर करने की और एक दूसरे से डिस्कशन करने की। हमने पहले भी ये बात बताई है, तो लोकतांत्रिक वातावरण होना चाहिए, टोका टाकी नहीं होनी चाहिए। और संसाधन,
बच्चे और आपके स्कूल या उस परिवेश में जितने भी संसाधन हैं, उन भौतिक संसाधनों का, चाहे वो भौतिक संसाधन हो या किसी भी तरह के संसाधन हो, उनका मैक्सिमम यूटिलाइज़ होना चाहिए। संसाधनों से चीज़ें सरल होती हैं। आप भी देखते हो कि परिवेश में बहुत मूर्त रूप में चीज़ें पड़ी होती हैं, खिलौनों से, कंकड़ों से हम लोग बच्चे को गणित सिखा लेते हैं, है ना? तो इस तरह के संसाधनों का प्रयोग हमें शिक्षण में करना चाहिए और अगर ऐसा हम करते हैं, तो वो हमें किसकी ओर ले जाता है? पॉजिटिव की ओर लेके जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 3 मास्टर स्ट्रेटजी की बात की। पहला ये कि क्या आपको एग्ज़ाम से पहले करना है, क्या आपको एग्ज़ाम के दौरान करना है। दूसरा एग्ज़ाम इन 7 दिनों में हमें क्या करना है और इसी तरह से हमें कुछ 75 हमने टैग वर्ड्स भी यहाँ पर दिए हैं, जहाँ पर ये बताया है कि क्या चीज़ें पॉजिटिव की ओर कौन-सा ऑप्शन जाता है, कौन-सा ऑप्शन नेगेटिव की ओर जाता है। तो इस तरह से आप कहें तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं, अगर आपको एक्चुअल क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप देख सकते हैं, ऑप्शन नहीं आता है, तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर इस तरह की सोच वाले ऑप्शन दिए हों, तो वो पॉजिटिव की ओर होंगे और नेगेटिव हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ठीक है? तो क्लासेस आपको इन 7 दिनों में हम जितना हो सकेगा उतनी प्रोवाइड कराएँगे, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे सीडीपी हो, चाहे इसके अलावा लैंग्वेज हो, कुछ भी हो, तो वो मैक्सिमम पार्ट हम आपके कवर करने की कोशिश करेंगे और ऐसे नहीं कि अब उनको कोई फुटकर तो पढ़ाया नहीं जा सकता, जितना हो सकेगा एक ही क्लास में एक सब्जेक्ट को खत्म करना, ताकि उसको भी अगर आप पढ़ लो, तो 30 में आपके 20 जो आपने नहीं भी पढ़ा है, तब भी आपके आराम से आ जाए। क्लास को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, मोटिवेशन मिलता है इससे और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी काम है ना, हमारी भी मेहनत है तो कुछ तो होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।